स्वागत है दुबे सर के इस नए क्लास में। आज हम सब उपन्यास और कहानी में अंतर के बारे में जानेंगे। उपन्यास और कहानी दोनों ही गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। शिल्प की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में कतिपय समानताएं हैं, पर परंपरागत रूप से दोनों में समानता और अंतर विद्यमान है। उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन में समाहार होता है, वहीं कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होती है। कहानी का यथार्थ उपन्यास के यथार्थ की तरह जीवन के व्यापक संदर्भों से युक्त नहीं होता। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों का बाहुल्य भी अपेक्षित नहीं होता। अधिकतर तो कहानी में दो एक पात्र ही होते हैं। यदि कथ्य की अनिवार्यता के कारण कुछ अधिक पात्र आते भी हैं तो उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। कहानी के केंद्रीय पात्र का भी पूरा चरित्र कहानी का विषय नहीं बनता। उसके चरित्र का कोई मार्मिक प्रसंग, कोई करारा संकट, कोई अप्रत्याशित स्थिति, कोई मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की कहानी का विषय बनता है। कहानी में यथार्थ की स्थिति बिजली की चमक की तरह होती है, जहाँ यथार्थ का कोई क्षण सहसा उद्भासित हो जाता है। उपन्यास में मनुष्य के जीवन, उसके सामाजिक संबंधों, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि के अवलोकन, विश्लेषण और अंकन के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। कहानी में यथार्थ की अभिव्यक्ति इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। कहानी में यथार्थ उद्भाषित भी ही हो पाता है, विश्लेषित नहीं हो पाता। उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ प्रायः कई गौण कथाओं का समावेश होता है, किंतु आधुनिक कहानियों में गौण कथाओं के लिए भी जगह नहीं है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कहानी और उपन्यास के अंतर के बीच को जान पाए। अगर हम कहानी की चर्चा करें, कहानी शब्द संस्कृत के कथनिका से उद्धृत है, जो प्राकृतिक भाषाओं में कहानियाँ तथा वर्तमान में भी सिंधी, मराठी आदि भाषाओं में कहानी के रूप में प्रचलित है। कथ्य के शाब्दिक अर्थ कहने, सूचित करने या अभिव्यक्ति करने के होते हैं। इस आधार पर कथनिका एक ऐसी साहित्यिक विधा की ओर संकेत करती है जिसमें कहने पर बल दिया गया है। प्राकृत में कहण को कथन के अर्थ में प्रयोग करते थे। वर्तमान हिंदी में कहानी का अर्थ छोटी कथा, किस्सा, आख्यायिका, झूठी बात, गढ़ी बात या बनावटी बात है। कहानी हमारे लिए अपरिचित शब्द नहीं है। बचपन में हम सभी ने अपनी दादी, नानी या माँ से कहानियाँ सुनी हैं। एक समय की बात है या एक राजा था, इस शैली में न जाने कितनी कहानियाँ हमने सुनी और पढ़ी होंगी। राजा रानी की कहानियाँ, देवताओं और राक्षसों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, न जाने कितनी तरह की चमत्कारों और अजीबोगरीब घटनाओं वाली कहानियाँ हमारे अतीत का हिस्सा रही हैं। पुराण, महाभारत, पंचतंत्र, बेताल पचीसी, जातक कथाएं आदि कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसी हजारों कहानियाँ भरी पड़ी हैं जिन्हें हमने पढ़ा या सुना है। इन कहानियों को पढ़ने से जहाँ हमारा मनोरंजन होता था, वहीं उनके माध्यम से तरह तरह की शिक्षा और उपदेश भी मिलते थे। इनमें वर्णित घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती थी, बल्कि उनके माध्यम से व्यक्त उपदेश महत्वपूर्ण होता था। निश्चय ही वे कहानियां हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें और जानें कि प्राचीन कालीन कहानियाँ क्या हैं, तो प्राचीन कालीन कहानियों में घटनाएं महत्वपूर्ण होती थीं। इस घटना के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता था। इसके लिए वह घटनाओं को मनचाहा रूप देता था। उसके लिए जीवन की वास्तविकताओं का कहानी के संदर्भ में अधिक महत्व नहीं था। कहानी की रचना के लिए वह काल्पनिक, दैविक या चमत्कारिक घटनाओं का सहारा लेता था।
लेकिन आज का कहानीकार कहानी की रचना करते हुए जीवन के प्रत्येक अंग पर गहरा विचार करता है। वह यह ध्यान रखता है कि जिस कहानी की रचना वह कर रहा है वह अवास्तविक न लगे। जो चरित्र वह निर्मित कर रहा है वह जीते जागते इंसान की तरह लगे। वह उनके द्वारा ऐसे कार्य संपन्न नहीं करा सकता जिसे करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। निश्चय ही यह एक बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन यह फर्क अनायास नहीं आया था। 18वीं-19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों ने मनुष्य की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। अब मनुष्य की चिंता के केंद्र में धर्म नहीं रहा, बल्कि उसका स्थान स्वयं मनुष्य ने ले लिया। इसलिए मनुष्य की सोच भी अधिक वास्तविक और जीवन के अधिक निकट हुई। इसका असर साहित्य की रचना पर भी पड़ा। आधुनिक युग का प्रभाव अगर हम देखें तो आधुनिक युग में तकनीकी विकास के कारण मुद्रण और परिवहन के क्षेत्र में जो नए आविष्कार हुए, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इन्होंने भी साहित्य पर प्रभाव डाला और गद्य विधाओं के विकास को प्रोत्साहन किया। उपन्यास जैसी नितांत नई विधा को जन्म लेने में इन परिवर्तनों का भी हाथ है। उपन्यास आधुनिक युग में महत्वपूर्ण विधा बनकर उभरा, किंतु बाद में जब पत्र पत्रिकाओं का विशेष चलन शुरू हो गया तो पत्रिकाओं की ज़रूरत के अनुसार छोटी कथात्मक रचनाएं लिखी जाने लगी। धीरे धीरे यह एक स्वतंत्र विधा के रूप में उभर आई और कहानी शॉर्ट स्टोरी कही जाने लगी। इस दृष्टि से आज की कहानी अधिक पुरानी विधा नहीं है। उपन्यास की तरह आधुनिक ढंग की कहानियाँ भी पश्चिम में पहले लिखी गई। यूरोप और अमेरिका के कहानीकारों ने कहानी विधा को नवीन रूप दिया। कहानी की लोकप्रियता के साथ साथ उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हुए। कहानी की रचना प्रक्रिया पर विचार हुआ। यह विचार हुआ कि कहानी क्या है, उसका मानव जीवन से क्या संबंध है, उसकी रचना का क्या उद्देश्य है, वह पाठकों को कैसे प्रभावित करती है, क्या उससे केवल मनोरंजन होता है या उससे किसी महत् उद्देश्य की पूर्ति भी की जा सकती है। कहानी में घटना प्रधान होती है या चरित्र या कुछ और फिर यह भी सवाल था कि उपन्यास और कहानी जो लगभग एक सी विधाएं हैं, वे किन अर्थों में एक दूसरे से भिन्न हैं। क्या उनमें केवल आकारगत भेद है या कुछ अन्य भेद भी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनके कारण ही उपन्यास और कहानी को दो अलग अलग विधाएं माना जाता है। और इस प्रकार कहानी के बारे में जानकर और थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको कहानी और उपन्यास के अंतर को बताया, तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है और किस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही और बने रहिए मेरे साथ। ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।